नमस्कार। कभी सोचा है जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो असल में हम उसमें क्या डाल रहे होते हैं? ये सिर्फ एक ईंधन नहीं है। ये लाखों साल पुराना इतिहास है जिसे लिक्विड फॉर्म में बॉटल में बंद कर दिया गया है। तो चलिए आज इसी तरल सोने की अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर सुनने में आता है और शायद हम सब ने बचपन में सुना भी हो, क्या हम अपनी गाड़ियों में जो तेल डालते हैं, वो असल में लिक्विड डायनासोर है? तो सच कहूं तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। डायनासोर वाली कहानी दरअसल एक बहुत बड़ा मिथक है। पृथ्वी के इस काले सोने का असली सोर्स, इसका असली स्रोत कहीं ज्यादा छोटा और कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन महासागरों की गहराइयों में। जी हाँ, तेल का असली स्रोत वो बड़े-बड़े डायनासोर नहीं, बल्कि खरबों-खरबों छोटे-छोटे समुद्री जीव थे। इतने छोटे कि उन्हें आंखों से देख पाना भी नामुमकिन था। लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसी ने सब कुछ बदल दिया। तो तेल बनने की ये करोड़ों साल पुरानी रेसिपी आखिर थी क्या? इसे बनाने के लिए कुछ बहुत ही खास चीजों और खास हालात की जरूरत थी। एक ऐसा नुस्खा जो लाखों करोड़ों सालों तक धीमी आंच पर पकता रहा। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, मेसोजोइक युग में। उस वक्त हमारी पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, जिससे हवा में CO2 का लेवल बहुत ज्यादा था। नतीजा, एक सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे धरती का तापमान बहुत ज्यादा था। उस समय टेथिस सागर जैसे विशाल, उथले और गर्म समुद्र दुनिया भर में फैले हुए थे। और यही गर्मी, यही पोषक तत्व, ये सब मिलकर एक परफेक्ट माहौल बना रहे थे सूक्ष्म जीवन यानी प्लैंकटन के एक ऐसे विस्फोट के लिए जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर ये प्लैंकटन है क्या भला? देखिए, ये दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। मतलब सूक्ष्म पौधे और जानवर। ये उस समय की समुद्री फूड चेन का सबसे अहम हिस्सा थे, उसका आधार थे। और सबसे जरूरी बात, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी को सोखकर उसे एनर्जी में बदलते थे। सच कहें तो हमारी इस कहानी के असली हीरो यही प्लैंकटन है। अब कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ों सालों तक हर एक दिन ये खरबों प्लैंकटन मरते रहे और उनकी एक न रुकने वाली बारिश समुद्र की तलहटी पर होती रही। परत दर परत ये जमा होते चले गए। लेकिन कहानी में यहाँ एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। इसका नाम है एनॉक्सिया, यानी ऑक्सीजन की जीरो मौजूदगी। उन प्राचीन समुद्रों की गहराइयों में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती थी। इसका सीधा मतलब ये था कि जो बैक्टीरिया मरे हुए जीवों को सड़ा गला देते हैं, वो वहां जिंदा ही नहीं रह सकते थे। तो सड़ने के बजाय ये सारा ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे जीव पूरी तरह से प्रिजर्व हो गए, संरक्षित हो गए। और फिर समय के साथ रेत और मिट्टी की परतों के नीचे दबते चले गए और अपने साथ उस प्राचीन सूरज की ऊर्जा को भी हमेशा के लिए कैद कर लिया। तो आप कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, पृथ्वी के अपने प्रेशर कुकर पर। अब हम देखेंगे कि कैसे धरती के अंदर दबे होने बेहिसाब गर्मी और दबाव ने इन मरे हुए जीवों को उस तरल ईंधन में बदल दिया जिसे आज हम इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कई स्टेप्स में हुई। सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल ने इस जैविक परत को कई किलोमीटर नीचे दफन कर दिया। फिर लगभग 60 से 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जबरदस्त दबाव और गर्मी ने इस पदार्थ को एक मोम जैसे पदार्थ में पकाया, जिसे केरोजन कहते हैं। और जैसे जैसे गर्मी और दबाव बढ़ते गए, ये केरोजन टूटने लगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कैटरजेनेसिस कहते हैं। बस इसी प्रक्रिया ने पुराने बायोलॉजिकल बॉन्ड्स को तोड़कर हाइड्रोजन और कार्बन की एकदम नई चेन बनाई। और यही है हमारा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। पर एक सवाल है, ये तेल जो बन गया वो बाहर निकलकर फैल क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रकृति ने इसे बचाने के लिए एक तरह की भूमिगत तिजोरी बनाई थी, जिसे जियोलॉजिकल ट्रैप कहते हैं। देखिए, तेल पानी से हल्का होता है तो वो हमेशा ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ऊपर जाते हुए एक ऐसी चट्टान से टकराता है जिसके आर पार नहीं जा सकता, जिसे कैप रॉक कहते हैं, तो वो वहीं फंस जाता है। बस इसी तरह तेल के बड़े बड़े भंडार जमा हो गए। और अब आते हैं उस सबसे दिलचस्प सवाल पर जिसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं। ऐसा क्यों है कि मिडिल ईस्ट ने मानो जियोलॉजिकल लॉटरी जीत ली हो और भारत के हिस्से में उतना तेल नहीं आया? क्यों दुनिया में तेल का बंटवारा इतना असमान है?
इसका जवाब इन दोनों जगहों की करोड़ों साल पुरानी भूगर्भीय कहानी में छुपा है। एक तरफ था टेथिस सागर, जो आज का मिडिल ईस्ट है। वो एक उथला, गर्म और शांत समुद्र था, मतलब प्लैंकटन के फलने फूलने के लिए एकदम परफेक्ट जगह। और जब ये सागर धीरे धीरे सूखा तो वो अपने पीछे जैविक भंडारों का एक विशाल खजाना छोड़ गया, जो सही तरीके से दब गया और फंस गया। दूसरी तरफ थी हमारी भारतीय प्लेट। ये उस वक्त दक्षिणी ध्रुव के पास थी और वहां से रिकॉर्ड तोड़ने वाली तेज रफ्तार से उत्तर की ओर भागी। इस सफर में वो उन आइडियल जोन से गुजर ही नहीं पाई जहां तेल बनता है। और फिर जो हुआ वो तो इतिहास है। जब भारतीय प्लेट एशिया से टकराई तो वो कोई मामूली टक्कर नहीं थी। वो एक इतनी भयानक और जबरदस्त टक्कर थी कि उससे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। लेकिन इस महाटक्कर ने एक और काम किया। इसने उन सभी संभावित जियोलॉजिकल ट्रैप्स, यानी उन कुदरती तिजोरियों को भी तोड़ फोड़ दिया जिनमें शायद थोड़ा बहुत तेल जमा हो सकता था। तो चलिए अब करोड़ों साल पीछे से सीधा आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस प्राचीन खजाने के खत्म होने की रफ्तार को और भी तेज कर रही है। अक्सर हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि तेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे पास फ्रैकिंग और डीप सी ड्रिलिंग जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी है। लेकिन सच ये है कि ये तकनीकें कोई नया तेल नहीं बना रही हैं। ये तो बस हमें उन मुश्किल जगहों से तेल निकालने में मदद कर रही हैं जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था। हम सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, हम बस बचे खुचे तेल को और तेजी से निकाल रहे हैं। और जरा इस महान असंतुलन पर एक नजर डालिए। प्रकृति को तेल की एक एक बूंद बनाने में करीब 10 करोड़ साल लग गए, और हम उसे सिर्फ 150 सालों में ही लगभग खत्म करने की कगार पर आ पहुंचे हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी का सार ये है कि हम सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं जला रहे हैं, हम एक तरल इतिहास को जला रहे हैं। एक ऐसा इतिहास जिसे बनाने में लाखों साल की गर्मी, दबाव और एक प्राचीन सूरज की कैद की हुई ऊर्जा लगी है। तो अगली बार जब कोई भी अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाएगा तो शायद ये सोचना बनता है कि उस टंकी में आखिर जा क्या रहा है। ये याद रखना जरूरी है, हमारी गाड़ियों के टैंक में जो है वो सिर्फ ईंधन नहीं है, वो पिघला हुआ समय है।